हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग के लिए वो आते हैं या पर्सनल काउंसलिंग के आते हैं? हमारे रिश्ते सही नहीं है तो हम बच्चा क्यों पैदा करें? आपके पास किस तरीके के केस ज़्यादा आते हैं? वो आपसी विवाद की वजह से बच्चे की भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो गलत रिश्ते में होने वाली बात आप तक पहुंच जाएगी तो किस तरीके से बचेंगे उससे? 500 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट साइन होता था। आपके पास क्या एसओपी है जिससे आप वो करेंगे शुरू? जो अगर एक दूसरे को बता दी जाए तो रिश्ता 1 सेकंड में टूट सकता है। और क्या अगर मैंने कुछ बातें छुपा दी जो अपनी कमी है वो? इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति कोई भावनात्मक समर्थन नहीं था, परिपक्वता नहीं थी। मैं एक अच्छे काउंसलर के पास जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं किसी ऐसे अपराध करने से बच जाऊं जो मैं सोच चुका हूं। अब उसी परिवार में एक ऐसी लड़की आती है जो पढ़ी लिखी है और वो नौकर रखती है, तो यहाँ मतभेद पैदा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज़ और आज मैं निरंजन सिंह राठौड़ लेके आया हूँ आपके लिए एक पॉडकास्ट जिसमें आज हमारे साथ में हैं वकील साहब जिनका नाम है पवन रावत जी। पवन रावत जी पीसफुल सोल्यूशन देते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच से, लेकिन वो किस चीज़ की सोल्यूशन होती है? वो सोल्यूशन होती है आपके व्यक्तिगत जीवन में आ रही कोई भी समस्या हो, चाहे शादी से जुड़ी हो, आपकी खुद की किसी भी तरीके का मेंटल ब्लॉकेज हो, बाकी क्या चीज़ें होती मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार सर। आप एक वकील हैं और साइकोलॉजिकली आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को, ट्रीटमेंट बोल रहे हैं इसको? जी, बोल सकते। तो ये मनोचिकित्सक और फिर आपका पेशा अलग अलग कैसे हुआ? अगर हम मनोविज्ञान का जो विषय है उसमें मनोचिकित्सक जो होते हैं वो मेडिकेशन का इस्तेमाल करके मानसिक जो स्वास्थ्य होता है, ठीक है। जब कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की या काउंसलिंग की या थेरेपी की बात आती है तो वहां पर जैसे कि व्यक्तिगत समस्या, शादी की समस्याएं या अपने पारिवारिक संघर्ष की समस्याएं, उनके लिए जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो काउंसलिंग दी जाती है उसमें कहीं पर भी मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहां पर बिहेवियर साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी साइंस? बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस। जी, ये मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है क्योंकि व्यवहार ही हमारे ऊपर एक अलग तरीके का प्रभाव डालता है जिससे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। आपके पास किस तरीके के केस ज़्यादा आते हैं? देखिए, मैं इस फील्ड में जब मैंने शुरुआत की तो मैं एक वकील हूँ। ओके। और कोइंसिडेंटली मेरे पास लोग समस्या ही लेकर के आते थे, विवाद लेकर के आते थे। और स्थितियां ऐसी होती हैं कभी कभी कि उस समस्या से उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, जिसके बारे में वो अवेयर नहीं होते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान के विषय का अध्ययन हमने किया, साथ में समस्याओं के साथ काम किया, तो हमें पता चला कि लोगों की समस्याएं कुछ और हैं। उन समस्याओं से उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि अगर शादी की समस्याएं हैं तो भविष्य को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में अगर विवाद है तो वो वंश को आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि जब शादी सही नहीं चल रही है तो उनके सामने एक प्रश्न आता है कि जब हमारे रिश्ते सही नहीं है तो हम बच्चा क्यों पैदा करें। आज बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी शादी को 5-5, 7-7 साल हो गया है। वो आपसी विवाद की वजह से बच्चे की भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है। या फिर मान करके चलिए किसी के अगर बच्चे हैं और वो माँ बाप का कहना नहीं मानते या उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं जो बच्चे माँ बाप से शेयर नहीं करते, तो वहां पे भी बहुत सारे मतभेद आ रहे हैं। जैसे कि पिता पुत्र की रिलेशनशिप, ये ऐसे समस्याएं हैं जिनका हमारे पास आसपास कोई समाधान नहीं है, ना ही हम इनके बारे में किसी से बात करते हैं। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर जो होता है वो लोगों को कनेक्ट करता है, उसके साथ कनेक्ट होता है, उनकी समस्या को सुनता है और फिर एक थेरेपी के माध्यम से उसको रिजॉल्व करता है। ये बहुत आसान है, पीसफुल है, इसमें कोई तनाव नहीं होता। अब जैसे कि तलाक की स्थिति जब होती है, क्योंकि मैं एक लॉयर हूं तो मेरे पास ऐसे मामले बहुत आते थे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो हमारा तलाक रोकने का या तलाक की स्थिति को बहाल करने का जो सक्सेस रेट है वो 99 है। ओके, बिल्कुल, क्योंकि तलाक जैसी स्थिति में पहले से ही मनोवैज्ञानिक बहुत प्रभाव पड़ चुके होते हैं, जिससे उनको कोई एक डायरेक्शन नहीं मिलता। जब वो मनोवैज्ञानिक के साथ बैठते हैं तो वहां से उनको एक नया डायरेक्शन मिलता है, जिससे बहुत आसानी के साथ बिना किसी तनाव के तलाक जैसी स्थिति को बहाल किया जा सकता है। और हम लगातार ये कर रहे हैं। तो आज हमारे पास इससे रिलेट करते हुए बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जैसे कि अगर व्यक्तिगत समस्या है तो इंडिविजुअल काउंसलिंग, मैरिज की प्रॉब्लम है तो मैरिज काउंसलिंग, अगर शादी से पहले अगर कोई फोबिया है, शादी नहीं हो रही है या शादी करना नहीं चाहते या कोई साथी का चयन नहीं कर पा रहे हैं तो प्री मैरिज काउंसलिंग।
अगर शादी के बाद समस्याएं आती हैं तो मैरिटल काउंसलिंग है, कपल थेरेपी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कपल काउंसलिंग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर 5 साल पहले की बात करूं तो थोड़ी समस्याएं आती थी, क्योंकि मनोविज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसको कोई भी चूज नहीं करता था, क्योंकि इसमें कहीं पे भी हमें व्यापारिक रूप से या प्रोफेशनली कोई लाभ नहीं दिखता था। कि वैसे भी हम किसी के गुस्सीले प्रभाव को या किसी की भावनाओं को या किसी की मनोवैज्ञानिक अस्वस्थता को नंदाज करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन आज इसका महत्व बढ़ रहा है। तो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक में एक बहुत बड़ा अंतर है। मनोवैज्ञानिक व्यवहार को, भावनाओं को समझ करके समस्याओं का समाधान करता है और मनोचिकित्सक दवाइयों का इस्तेमाल करता है जिनके दूरगामी दुष्प्रभाव देखे गए हैं। शादी में कौन सी स्टेज होएगी तो वो आप तक पहुंच गए तो 99% में आएंगे, नहीं तो वो उस 1% में चले जाएंगे जो अब बचाव नहीं किया जा सकता। देखिए, जैसे कि तलाक के कुछ आधार हैं, अगर वो आधार मौजूद हैं और उस वाली स्थिति में आप किसी काउंसलर के पास आते हैं तो काउंसलर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ओके। क्योंकि मैं एक वकील हूं तो मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो तलाक जैसी स्थिति को बहाल करने का है। क्योंकि हमारे देश में जब समस्या बढ़ जाती थी तब वकील के पास जाते थे, जहां समाधान नहीं वहां रिश्ता टूटता था। लेकिन हमने इस चीज को अलग तरीके से सुलझाने की कोशिश की जिसमें हम कामयाब हुए। तो अगर मैं बात करूं कि सही समय क्या होगा, तो शादी के बाद या शादी के समय जो कोर्टशिप टाइम होता है, कभी भी अगर कोई ऐसा इशू लगता है या ऐसी कोई समस्या आती है जीवन साथी को लेकर के, तो वही समय होता है। या हम करते भी हैं तो अपने रिश्तेदारों से करते हैं या दोस्तों से करते हैं। तो हमारे आसपास कोई एक्सपर्ट नहीं है। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर काउंसलिंग प्रोग्राम सबसे ज्यादा प्रभावी है। कुछ काउंसलर ऐसे होते हैं, कहते हैं कि आप तो गलत रिश्ते में थे, अब आप हो, अब आप अपनी लाइफ जियो। तो क्या अगर वो गलत रिश्ते में होने वाली बात आप तक पहुंच जाएगी तो किस तरीके से बचेंगे उससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई काउंसलर इस तरीके की सलाह या गाइडेंस नहीं देता। काउंसलिंग की कुछ गाइडलाइन है, ओके, जिसमें नकारात्मक चीजों को बढ़ावा नहीं दिया। अगर मान लीजिए कपल काउंसलिंग है तो दोनों ही पक्षकारों को सुनना होता है, दोनों की निजी बातें हमारे सामने होती हैं, जो अगर एक दूसरे को बता दी जाए तो रिश्ता 1 सेकंड में टूट सकता है। अच्छा। उन निजी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अगर मैं 5 साल पुरानी बात करूं तो मेरे क्लाइंट्स पहले एग्रीमेंट साइन करते थे। अगर कोई उच्च पद पे है, आईएएस है, कोई जज है, 500 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट साइन होता था। लेकिन आज लोग थोड़ा समझ रहे हैं, खुल करके बात कर रहे हैं, आज थोड़ा सा चीजें अलग हैं। लेकिन हाँ, जो उच्च पदों पर हैं, जिनकी सामाजिक हैसियत बहुत ज्यादा है, वो लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। और ये स्थिति स्पष्ट भी है। जैसे कि पिछले दिनों गोपालपुरा बाईपास जो है, जयपुर में जगह है, वहाँ एक आशीष भटनागर करके एक एसपी थे जिन्होंने सुसाइड किया था, खुद को मारा था और उनके किसी के साथ इनलीगल जो रिश्ते थे उसको भी मार दिया था। अगर मान करके चलिए उस समय वो काउंसलर के साथ जाते तो शायद हो सकता था उनको एक सही डायरेक्शन मिलता, ऐसी स्थिति से निपटने में उनको कुछ मार्गदर्शन मिलता। शायद ना तो वो मरते ना किसी को मारते, क्योंकि ये समस्याएं कुछ ऐसी हैं, इतनी निजी हैं कि हम किसी से साझा नहीं। सर वही तो, अगर मेरी इतनी निजी समस्या है तो मैं तो एक्सपोज हो गया ना अब तक आने में। हो तो गए, लेकिन एक काउंसलर और काउंसलिंग जो प्रोग्राम होते हैं उसकी गाइडलाइन है इन चीजों को निजी रखना। अगर हम एक पिता से अपनी बातें साझा करते हैं तो कहीं नहीं जाती। मार्गदर्शक जो होता है वो असल में मार्गदर्शन तभी है जब वो बातों को, निजी बातों को किसी से साझा ना करे। उदाहरण के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकता है पॉजिटिव वे में, उसका जो डायरेक्शन या उसका दिमाग जो इंटेंशन होता है वो किसी के भले के लिए ही होता है। तो कभी कभी हम ये कहते हैं कि ये जो प्रोफेशन है मार्गदर्शन का, ये प्रोफेशनली नहीं हो सकता। ओके। क्योंकि इसमें कनेक्ट होना होता है, किसी को कुछ देना होता है। तो वहां प्रोफेशनली जब बात आती है तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, बहुत जल्दी बोरिंग महसूस करते हैं। काउंसलिंग का जो पार्ट है, 2-2 घंटे क्लाइंट के साथ पार्टिसिपेट करना, उसको समझना, उसकी समस्या तक जाना और फिर उसको हील करना। ओके। ये एक प्रोसेस है और हमारे देश के अंदर इसके लिए कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पैसा खर्च नहीं करते लोग। जब पैसा खर्च नहीं करेंगे तो उन चीजों पर विश्वास भी नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि एक काउंसलर बहुत बड़ी एक दूरदृष्टि रखता है और एक तस्वीर बना करके चलता है और अपने क्लाइंट के साथ और उस पीड़ित के साथ न्याय करता है, जो न्यायिक प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है, जहां ना तो दोष देखे जाते हैं ना ही एलिगेशन होते हैं, सिर्फ एक शांतिपूर्ण वातावरण होता है जो तनावपूर्ण होता है।
जो पीड़ित को आत्मबोध की तरफ लेके जाए। आप मेरी काउंसलिंग क्या कानून की किताबों को देख करके उस दायरे से करेंगे या आपकी क्या रेसिपी है? जैसे मतलब हर एक इंग्रेडिएंट होता है, तो आपके पास क्या एसओपी है जिससे आप वो करेंगे सुधार? देखिए, हमारी जो बॉडी है वो भी हमें बहुत कुछ बताती है। अच्छा। आपका बोलने का तरीका है वो भी बहुत सारी चीजें बताता है। जो आप साझा करते हैं उसी से सॉल्यूशन निकलते हैं। अच्छा। अगर मैं आपको पूरी जागरूकता के साथ सुनता हूं तो मैं आपके साथ एक सही जस्टिस कर पाऊंगा। और क्या अगर मैंने कुछ बातें छुपा दी जो अपनी कमी है वो? तो हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान ना निकले, ओके। लेकिन कुछ पैटर्न यूज किए जा सकते हैं जो हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पुराने कई ऐसे मामले हमारे पास आए जिसमें कि समस्या कुछ और थी और कुछ और बताई गई। क्योंकि मैं वकालत के पेशे में हूँ, कोई पीड़ित है जरूरी नहीं कोई पीड़ित है, हो सकता है किसी को परेशान करने के लिए भी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। ठीक है। तो ड्यूरिंग दी जब हम उस न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं या हमारे क्लाइंट बनते हैं तो उसी दौरान हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो जब लगातार हमने काम किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे जाना जा सकता है कि मेरा क्लाइंट झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। सही पूछने की उस पर लेके आओगे या उस क्लाइंट से फिर? देखिए, इसमें एक डिस्टेंस बनाना होता है। जैसे कि एक मामला मेरे पास आया था कपल काउंसलिंग, जिसमें कि उसकी जो वाइफ थी वो पढ़ी लिखी थी और एक ऐसे एक परिवार में पली बड़ी जहाँ पर उसके फादर डिफेंस में थे, उसके अंदर डिसिप्लिन था, सारी चीज़ें थी। लेकिन जो हस्बैंड था वो लेजी था और टूरिंग पे बहुत ज़्यादा था। इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति कोई भावनात्मक समर्थन नहीं था, परिपक्वता नहीं थी। जब पत्नी ने काउंसलिंग के लिए अप्रोच किया तो वहां पर जब पति का सेशन हुआ तो उसने हमें बोला कि कहाँ सर मार रहे हो, आप समझना मेरी बात को। क्योंकि अगर कोई अपने परिवार के प्रति गंभीर नहीं है या काउंसलिंग के प्रति गंभीर नहीं है तो वो सक्सेस भी नहीं होगी। ठीक है। अगर काउंसलर के पास आप आए हैं तो उस समस्या के प्रति गंभीर हैं। कोई अगर अपने शादी को बचाना चाहता है, परिवार को बचाना चाहता है, तो पहले उसके प्रति गंभीर होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो शायद हो सकता है कि हमारा क्लाइंट हमारे साथ जुड़ता है और वो सच बोलता है। अब बीवी कहेगी कि माँ बाप से अलग रहो, माँ बाप कहेंगे कि हमारे साथ रहो। अब आदमी तो पिस गया है यहाँ पे। कैसे आदमी आते हैं आपके पास? सबसे ज्यादा ऐसे ही मामले हैं। अच्छा, उसमें उनकी हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग के लिए वो आते हैं या पर्सनल काउंसलिंग के आते हैं? इसमें देखिए, अभी जो मामले जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं तो फैमिली काउंसलिंग, पिता अप्रोच कर रहा है अच्छा। कि उसके बेटे की जो पारिवारिक स्थिति है वो सही नहीं चल रही। अच्छा। 5 या 6 साल पहले की बात करो तो डिवोर्स काउंसलिंग होती थी, जिसमें कि पति पत्नी 7 साल 3 साल 2 साल उनके अंदर मतभेद बढ़े तो पति और पत्नी आते थे। और जो बात आप कर रहे हो ये पारिवारिक संघर्ष है। अच्छा। अगर हम इंडिया के जो फैमिली है उनका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें बुजुर्ग माँ बाप हैं, वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हुए कपल्स हैं, मध्यम आयु वाले। हाँ, फिर उनके बच्चे हैं जो स्कूलिंग भी कर रहे होंगे या कॉलेज की तरफ बढ़ रहे होंगे, और उस पति की अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं, पत्नी की आवश्यकताएं और बुजुर्ग माँ बाप की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। अब इस बीच वो तालमेल अगर बिठा लेता है तब तो ठीक है, नहीं तो वहां पर आता है पत्नी के द्वारा ये कहना कि हम अलग रह लेते हैं, अलगाव। आज ऐसे मामले बहुत बढ़ रहे हैं जहां शिक्षा एक सबसे बड़ा एक कारण है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, तो सबसे बड़ा उसका सॉल्यूशन यही होता है कि हम माँ बाप से अलग रहेंगे। तो जहां एजुकेशन बढ़ी है वहां इंटेलिजेंसी भी बढ़ी, लेकिन ये इंटेलिजेंसी उल्टा काम कर रही है, खुद के लिए नहीं। अच्छा। ये खुद के खिलाफ काम कर रही है। आज स्थितियां अलग हैं, आज पेशेंस नहीं है, अहंकार है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है और वो पैसा कमाती है तो वो घर का काम नहीं करेगी, वो उस पैसे का इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल, वो कहेगी मैं तो कमा के आ रही हूँ तो मैं भी। बिल्कुल। तो आज एक महिला है वो शिक्षित है और बहुत ज्यादा जागरूक है, लेकिन उल्टे विपरीत तरीके से। अगर वो पैसा कमाती है तो वो अपने पैसे का इस्तेमाल घर में खाना बनाने वाली को रख करके करेगी, घर में झाड़ू पोंछा नौकर करेंगे। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी विचारधाराएं अलग हैं, तो वहां वो तालमेल नहीं बैठ पाता। सर ये तो वक्त की भी डिमांड हो गई ना। अब वो अगर 8 घंटे 9 घंटे एग्जॉस्टेड होकर के आई है, उसने काम वाली बाई रख ली, क्या गलत किया बताओ? देखिए, ये विचारधाराएं हैं। अगर माँ ने अपनी पूरी जिंदगी खुद ही काम किया है, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन, अब उसी परिवार में एक ऐसी लड़की आती है जो पढ़ी लिखी है और वो नौकर रखती है, तो यहाँ मतभेद पैदा होता है। मतलब गलत कुछ नहीं है, लेकिन वो एक जो पहले से देखा आ रहा है अब उससे कुछ अलग हुआ, इस वजह से अलगाव हुआ। ये जनरेशन गैप है।
जनरेशन गैप है। ये 3 तरह का हमारे देश के अंदर एक गैप है जो तालमेल में नहीं है। जैसे बुजुर्ग माँ बाप और एक मध्यम आयु का उनका बच्चा या बच्ची, बीच में फंसा हुआ सैंडविच पीढ़ी और बच्चे, यानी भविष्य, इधर पास्ट अतीत और बीच में वर्तमान। वर्तमान से मतलब ये है कि वो भविष्य के बारे में भी जान रहा है और अतीत के बारे में भी जान रहा है। अब वो फंसा हुआ है, उसको नॉलेज ही नहीं है, वो प्रशिक्षित नहीं है कि ऐसी स्थिति को विवेकपूर्ण तरीके से कैसे सुलझाऊं। जैसे कि पति द्वारा पत्नी की उपेक्षा, बुजुर्ग माँ बाप हैं, इंडियन हस्बैंड है, माँ बाप को साथ में लेकर के चलता है, जबकि उसका परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे हैं, और वो अपनी पत्नी की उपेक्षा कर रहा है अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए। तो इंडियन जो कल्चर है वो बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो विवेकपूर्ण तरीका तो यही है कि अगर माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे का, उसका परिवार डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उनको अलग रखे और ठीक है, और माँ बाप जो स्वास्थ्य संबंधी चिंता है उनके नजदीक रह करके उनको पूरा कर सकता है। लेकिन जो सोच है, जो पहले से जो सोच बनी हुई है एक इंडियन हस्बैंड की, जो बहुत टिपिकल है, कट्टर है कि सबको साथ में लेके चलना, बुजुर्ग माँ बाप को, पत्नी को, बच्चों को पता चल रहा है कि वो अपनी पत्नी की उपेक्षा कर रहा है, अपने बच्चों की जो संघर्ष है उनको अनदेखा कर रहा है, और खुद को वो एक रूटीन में फंसा हुआ महसूस, खुद के संघर्ष को बढ़ाया जा रहा है और वो इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है काउंसलिंग। एक काउंसलर जिसने कि लोगों के मनोविज्ञान पे काम किया हो, लोगों की समस्याओं पे काम किया हो, उस रूट कॉज को जानता हो। अगर आप उसके साथ अपनी समस्याओं को साझा करते हैं तो ये समस्याएं बहुत छोटी सी हैं जिनको बड़े आसानी से सुलझाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई, मोबाइल गैजेट हो गए, लैपटॉप हो गए, सब। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है? आप जैसे काउंसलर की कमी हो सकता है खले? देखिए, पिछले 20 सालों में, पिछले 5 सालों में इतना सा फर्क आया है कि अब आपको आसपास काउंसलर मिल जाएंगे। ठीक है। खास करके मेट्रो सिटीज़ में, कस्बे, टाउन, छोटे शहर, शायद वहाँ पर अभी काउंसलर से ना तो मिलना ना काउंसलर अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि इस फील्ड में किसी ने काम ही नहीं किया। आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक विज्ञान का छात्र हूँ और कोइंसिडेंटली मैं एक लॉयर बना, लेकिन मेरे अंदर का जो विज्ञान था, जो समस्याओं का समाधान था, वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से था। इसीलिए हमने इस चीज़ को किया। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान मुझे बहुत हुआ है प्रोफेशनली, क्योंकि मैं वकालत को एक सेवा भाव से करने वाला प्रोफेशन समझता हूँ। अगर हम बहुत पीछे जाएं तो जो वकालत करते थे वो पारिश्रमिक नहीं लेते थे, ये सेवा का काम है। जैसे चिकित्सा व्यवस्था, आपका शिक्षा व्यवस्था, ये सब सेवा भाव से किए जाने वाले काम हैं। आपने देखा होगा कि हमारी कोशिश हमारे देश में होती है कि शिक्षा मुफ्त में मिले, चिकित्सा मुफ्त में मिले, ऐसे ही न्याय मुफ्त में मिले, लेकिन पारदर्शिता हो। जब से ये व्यापार बना, चीजें नहीं सुलझ रही। तो हमारा मानना है कि वकालत का जो पेशा है वो लोक सेवा का है, तो इसको इसी तरीके से पूरा किया जा सकता है। लेकिन प्रोफेशनली ये नुकसान देखने की चीज़ है, क्योंकि जब भी मैं किसी वकील से या अपने आसपास के लोगों से विवादों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निपटाने की बात करता हूँ तो उनको लगता है ये हमारे पेट पे लात मार रहा है। प्रोफेशनली अगर पति पत्नी की लड़ाई है और उससे अगर मैं पैसा कमाता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए काम नहीं करेगा, इसीलिए शायद हम इस चीज़ को कर पाए। तो कहने के बाद मतलब यह है कि समस्याओं का समाधान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर किया जाए तो ये शांतिपूर्ण होता है, तनाव रहित होता है और लोगों को आत्मबोध की तरफ लेके जाता है। मैं एक अच्छे काउंसलर के पास जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं किसी ऐसे अपराध करने से बचे जाऊं जो मैं सोच चुका हूं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर काउंसलर होते, अगर ये व्यवस्था बहुत पहले से होती तो आपको संयुक्त परिवार देखने को अभी भी मिलते। अगर मैं एक कंट्री की बात करूँ, एक टर्की एक कंट्री है जहाँ साइकोलॉजी का इस्तेमाल परिवार और रिश्तों में बहुत ज़्यादा किया गया। उन्होंने इसको एजुकेशन में इस्तेमाल किया। अगर हमें बड़े स्तर पर इन समस्याओं को सुलझाना करना है तो इसको एजुकेशन बनाना पड़ेगा। इसको 5th क्लास से ही शामिल करना होगा, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंसी आ गई, मनोविज्ञान
खास करके अगर हम अपने देश की बात करें तो इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर इसको पाठ्यक्रम में विषय के तौर पर अगर इसको पढ़ाया जाता है, जैसे डॉक्टर बनना, जैसे इंजीनियर बनना, एक इंसान बनना, एक अच्छा इंसान से मतलब सभ्य नागरिक बनना, एक पारिवारिक सदस्य बनना, जिसके जैसे कि भाई, पिता, जैसे राम राज्य की बात करते हैं तो वहाँ 4 भाइयों का प्रेम अलग था, माँ का अलग रोल था। आप किसी को भी देखो, वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन इस एजुकेशन से बनेगा। तो आज जो आप कह रहे हैं कि आगे भविष्य में जो बच्चे हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। अच्छा। आज की जो जनरेशन है और आज के जो पिता हैं वो बच्चों का जो लालन पालन है कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लाड़ दुलार ज्यादा है। अभाव ही नहीं है। जैसे कि पिछला एक केस आया मेरे पास जिसमें 17 साल की लड़की है जिसको रिजेक्शन मिला पहली बार। लव लाइफ। बिल्कुल, जब किसी ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि माँ बाप ने तो हमेशा उसको बहुत अच्छे से रखा, जब वो बाहर की दुनिया में रिजेक्शन मिला तो उसकी स्थिति डिप्रेशन वाली स्थिति थी। ठीक है। डिप्रेशन वाली जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन अपने आप में ही बहुत बड़ी एक मानसिक बीमारी है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इसका स्तर बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो डिप्रेशन तक पहुँचाता ही नहीं है। हमारा जो सोशलाइजेशन है, हमारे यहाँ जो धार्मिक चीज़ें हैं, त्योहार हैं, बोलचाल है, खान पान है, रीति रिवाज है, वो इस चीज़ को रिड्यूस कर देता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक इनोवेटिव सॉल्यूशन हो सकता है अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें। अगर हम मानसिक विकार, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के साथ में रखते हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। तो शारीरिक बीमारियां अलग हैं और मानसिक विकार अलग है, मनोचिकित्सा अलग है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है और एक एजुकेशन का होना ज़रूरी है और एक अनुभव का होना ज़रूरी है, जो कि देश के लिए ज़रूरी है, जो हमारे पास है ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। और जो छात्र पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके पास इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी का कुछ भी मटेरियल नहीं है। तो भविष्य में जो बच्चे हैं, जो अभाव नहीं है उनके पास, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है, इस वजह से ये समस्या गंभीर भी नज़र आ रही है। तो इसलिए काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों में कम्युनिकेशन नहीं है, तो अगर किसी काउंसलर के साथ होता है तो ये उनके लिए एक अच्छा साधन हो सकता है। 3 चीज़ें ढंग से आपसे समझाऊं। पहली चीज़ ये है कि अगर आपको हलवा बनाना है तो खिचड़ी की रेसिपी काम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अध्यात्म से और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े रहते हैं तो शायद आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप तब भी नहीं बच पाएँ तो आपके पास आएंगे और आप उस काउंसलिंग से उनको इतनी मदद मिलेगी कि शायद वो अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक कर पाएँ। बिल्कुल, खुद को जान पाएँ। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात हुई हमारी। तो दर्शकों, आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी किसी इसी तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं, कोई आपकी भी व्यक्तिगत समस्या है, तो पवन रावत जी हैं जो आपको काउंसलिंग दे सकते हैं। आप इनसे मिल सकते हैं और अपना 1-on-1 सेशन में अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।